नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका एफपीओ बुलेटिन में। मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। मौजूदा दौर में बहुत सारे ऐसे सफल कारोबारी मॉडल उपलब्ध हैं जिन पर कदम ताल करके एफपीओ, सहकारी समितियां, क्लस्टर, स्व सहायता समूह अथवा व्यक्तिगत उद्यमी न केवल अपने कारोबार का तेजी से विकास व विस्तार कर रहे हैं, अपितु बेशुमार बम्पर 12 मासी लाभार्जन भी कर रहे हैं। उन्हीं सफल कारोबारी मॉडल में से एक है अपेक्षाकृत कम लागत व अल्प जोखिम से आरंभ किए जाने वाला B2B बिजनेस मॉडल। आज के बुलेटिन में आपको B2B बिजनेस मॉडल के स्वरूप, लागत, लाभार्जन व वित्त पोषण आदि के बारे में विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। तो मुकम्मल जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक जरूर देखनी और सुननी चाहिए। देखिए, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस एक ऐसा व्यापारिक मॉडल है जहां कोई एफपीओ या उद्यमी अपनी वस्तुएं या सेवाएं सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के बजाय दूसरी कंपनियों या कारोबारियों को बेचता है। कहने का मतलब यह है कि इस मॉडल में दो व्यवसायों के बीच लेन देन होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझिए। यदि कोई एफपीओ या उद्यमी सीधे किसानों से ताजी सब्जियां, फल, दूध, मछली, चिकन व अंडे आदि खरीद कर होटल, रेस्तरां, ढाबा, कैंटीन, कैटरर्स, मॉल व हॉस्टल आदि को सप्लाई करता है, तो यह कारोबार B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस व्यापारिक मॉडल कहलाता है। इस कारोबारी मॉडल का लाभकारी पहलू यह है कि इसमें उधारी बहुत कम होता है। जैसे सुबह होटल या रेस्टोरेंट आदि को सब्जियां, फल, दूध व चिकन व मछली आदि सप्लाई किए हैं यदि आप, तो शाम तक पेमेंट आ जाता है। अन्य कारोबारी मॉडल में जहां विशाल उपभोक्ता समूह को संभालना पड़ता है, वहीं इस मॉडल में क्लाइंट सीमित होते हैं जिन्हें संभालना अपेक्षाकृत काफी आसान होता है। आइए अब लागत की बात कर लें। तो देखिए, B2B मॉडल बिजनेस आरंभ करने के लिए कारोबारी लागत की जहां तक बात है, तो वैसे तो लागत आपके कारोबार के आकार पर निर्भर करता है, मगर आपको मैं यहाँ टू दी पॉइंट यह बताने जा रहा हूँ कि कम से कम लागत में यह कारोबार कैसे आरंभ किया जा सकता है। अर्थात शुरुआती दौर में कितने रुपए की लागत से आप यह B2B कारोबारी मॉडल आरंभ कर सकते हैं। देखिए, यदि आप कृषि आधारित उत्पादों का B2B कारोबार आरंभ करना चाहते हैं, तो मात्र कुछ मदों में ही व्यय करके यह कारोबार आप आसानी से आरंभ कर सकते हैं। जैसे पहले तो आपको पिकअप वैन लेना पड़ेगा। पिकअप वैन से होता है कि सामान आपको ढुलाई में आसानी होगी, तो इसकी जो अनुमानित लागत लगभग 7 लाख रुपए मान लीजिए। उसके बाद आपको कुछ लाइसेंस व पंजीकरण की भी जरूरत पड़ेगी, 20,000 रुपये उसमें मान लीजिए। इसके अलावा आपको क्रेट, तौल, कांटा व बटखरा आदि भी लेने होंगे, उसमें 30,000 रुपये अनुमानित लागत हो सकता है। शुरुआती दौर में 2-3 दिन के लिए आपको माल देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जो राशि का प्रबंध लगभग 1 लाख रुपए के आसपास रखना पड़ेगा। इसके अलावा मार्केटिंग या बफर आदि के लिए भी आपको 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है। यानी कुल अनुमानित लागत 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए से कम से यह कारोबार आप आरंभ कर सकते हैं। तो ये कहीं लागत की बात। अब थोड़ा हम लाभार्जन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, लाभार्जन को परिदृश्य को आप आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 15 होटलों, रेस्तरां या हॉस्टल या कैंटीन आदि से आपने टाई अप किया है, जो आपसे रोजाना औसतन 2,000 रुपये का उत्पाद खरीदते हैं। मतलब प्रति होटल या रेस्तरां, हॉस्टल जो भी है, आपने 15 लोगों से टाई अप किया हुआ है और प्रति होटल या रेस्तरां आदि आपसे 2,000 रुपये के उत्पाद औसतन खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में आपका रोजाना का जो टर्नओवर होगा वो 30,000 रुपये का होगा। इस हिसाब से महीने का जो टर्नओवर आपका होगा वो 9 लाख रुपए का होगा।
तो विविध प्रकार के जो कृषि उत्पादों पर औसतन जो मार्जिन रहता है वो 25 से 30% होता है। मान लीजिए आपको कारोबार अभी नए नए आरंभ किए हैं, आपको मार्केट में पैठ बनानी है, तो आपने 20% मार्जिन पर ही अपने उत्पादों की सप्लाई आरंभ की है। इस हिसाब से भी आपकी मासिक आमदनी 1,80,000 रुपये होगा। अब आइए इस मासिक आमदनी में से जरूरी खर्चों को घटाकर विशुद्ध लाभार्जन का आकलन करते हैं। यदि आपने ऋण लेकर पिकअप खरीदा है तो उसकी ईएमआई, ड्राइवर हेल्पर की सैलरी, डीजल व मेंटेनेंस तथा अन्य मिसलेनियस मासिक व्यय आदि को कुल मिलाकर 80,000 रुपये हुआ। और 80,000 रुपये को घटा लेते हैं, यानी 1,80,000 जो अनुमानित हमें जो मुनाफा हम लोग दिखा रहे थे उसमें से 80,000 रुपये घटा लेते हैं लागत को, हर महीने का जो व्यापारिक खर्चे को, तो उसमें आपको 1,00,000 रुपये की विशुद्ध मुनाफा आपका हुआ। तो है नया शानदार कारोबारी मॉडल, इसको आरंभ किया जा सकता है और खूब चलेगा। हाँ, ध्यान रखना है कि आपको ये कारोबार करने के लिए कुछ लाइसेंस और अनुमति की जरूरत होती है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, यदि आप कृषि आधारित B2B कारोबार सुगमता पूर्वक संचालित करने के लिए आरंभ करना चाहते हैं, तो देखिए कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको कौन कौन से पंजीकरण व अनुमति की जरूरत पड़ती है। देखिए, इसके लिए मुख्य रूप से कुछ जरूरी लाइसेंस और पंजीकरण है। आपके उसके उपयोग और जारीकर्ता और विभाग के बारे में आपको बताया गया है। पहला जो है FSSAI लाइसेंस आपको लेना होता है। देखिए, एक खाद्य उत्पाद की आप कारोबार कर रहे हैं तो खाद्य के उत्पाद की सुरक्षा और मानक के लिए पंजीकरण जरूरी होता है। इसे आप खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इसे जारी करते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक है उद्यम पंजीकरण। सरकारी योजनाओं या विभिन्न प्रकार के लाभों के लिए आपको एक व्यावसायिक पहचान पंजीकरण जरूरी है, इसलिए आपको MSME मंत्रालय जारी करता है, आप जरूर इसे करा लें। तीसरा GST पंजीकरण। कारोबारी टर्नओवर एक सीमा पार करने के बाद आपको GST पंजीकरण जरूरी होता है, तो इसके लिए आप जरूर करा लें। केंद्रीय राज्य सरकार कर विभाग द्वारा इसे जारी किया जाता है इसको। चौथा है कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी परमिशन जारी करता है। जैसे मान लीजिएगा आप मीट और चिकन का थोक व्यापार करते हैं, यानी उसको सप्लाई करते हैं, तो स्थानीय पशुपालन विभाग या नगर निगम से भी हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, इसको आप जरूर ले लीजिए। इसके अलावा यदि कोई FPO है या कोई पंजीकृत संस्थान है तो कोई बात नहीं है, पहले से पंजीकृत है, लेकिन कोई व्यक्तिगत उद्यमी है B2B बिजनेस आरंभ करना चाहता है तो आपको अपने कारोबार का आप पंजीकरण कराना चाहते हैं तो जरूर कराइए। जो पार्टनरशिप हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, LLP हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है, जो भी आपको लगे जरूर रजिस्टर करा लीजिए। इसके अलावा आपको ट्रेड लाइसेंस भी जरूरी होता है। इससे राज्यों के कानून के अनुसार स्थानीय नगर निगम या ग्राम पंचायत से व्यापार की अनुमति आपको लेनी पड़ती है। इसके अलावा यदि आप अपने कारोबार को और विस्तार करना चाहते हैं, यानी देश के बाहर करना चाहते हैं, अपने एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी लेना जरूरी हो जाता है ऐसी स्थिति में, ताकि आप अपने उत्पाद को आसानी से बाहर भेज सकते हैं। इसको बोलते हैं IEC यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये भी जरूरी होता है। इसके अलावा आपको पॉल्यूशन बोर्ड से क्लियरेंस भी लेना होता है। जैसे अभी कोई प्रोसेसिंग या पैकेजिंग लगा रहे हैं तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक NOC की आपको जरूरत पड़ती है, इससे भी आप जरूर ले लीजिए, ताकि आप सुगमता पूर्वक बिना किसी बाधा के आप कारोबार कर सकें। क्लियर हो गया। अब देखिए कि इसकी आप विपणन कैसे करेंगे, बिक्री कैसे करेंगे, तो ये भी जान लेना बहुत ही जरूरी है कि B2B बिजनेस में कारोबारी अप्रोच का बड़ा ही अहम महत्व होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कृषि जनित उत्पादों के B2B बिजनेस में आपके ग्राहक कोई व्यक्तिगत लोग नहीं होते हैं, अपितु वे होटल है, रेस्तरां है, कैफे है, कैंटीन है, सुपरमार्केट आदि है। जाहिर है, ऐसे क्लाइंट्स को आकर्षित करने का तरीका भी आपका प्रोफेशनल व भरोसेमंद होना चाहिए। आइए आपको कुछ टिप्स दे देते हैं, जिस पर आप अमल करके अपने कारोबार का तीव्र गति से विकास व विस्तार कर सकते हैं। पहला है कि आप क्लाइंट्स की पहले पहचान कर लें, यानी कारोबार जब भी आप आरंभ करना चाहें तो क्लाइंट्स की पहले पहचान कर लें। या इसके लिए आपको क्या करें कि कुछ सेक्टर्स का आप लिस्ट बना लें जहां आपको उत्पाद की खपत होने की संभावना है। जैसे होरेका सेक्टर, जैसे इसमें होटल है, रेस्टोरेंट है, क्लाउड किचन आदि है, इसकी लिस्ट बना लें। उसके बाद से एक लिस्ट बनाए आप रिटेल चेन की, जहां आपके उत्पाद खपत होंगे। जैसे उदाहरण के लिए
स्थानीय मॉल है, सुपरमार्केट है, बिग बास्केट है या रैंच फ्रेश आदि है, इसकी भी एक सूची बना लें। इसके अलावा जो संस्थागत कैंटीन है उसको भी एक सूची बना लेना आपको लिए जरूरी होगा। जैसे इस सूची में जैसे मान लीजिए कि आप कॉलेज के हॉस्टल है या हॉस्पिटल है या कैंटीन है या कॉर्पोरेट ऑफिस आदि है, इसका भी एक सूची बना लें। इसके अलावा कुछ प्रोसेस्ड फूड कंपनियां हैं जो क्या करती है कि मीट या अंडे को जो फ्रोजन फूड बनाती हैं उनका भी एक लिस्टिंग जरूर कर लें। तो पहला काम ये करना है। दूसरा काम है उसके बाद क्या करना है कि एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट का आप कैटलॉग तैयार कर लें। देखिए B2B जो कारोबारी मॉडल है इसमें आकर्षक कैटलॉग का काफी महत्व होता है। आप अपने उत्पादों को विशेषताओं के साथ विभिन्न श्रेणियों में विभक्त कर एक आकर्षक कैटलॉग बना सकते हैं। कैटलॉग कैसे बनेगा? पहले उत्पाद की एक श्रेणी उसमें बना लीजिए। जैसे जैसे मान लीजिए कड़कनाथ चिकन, ऑर्गेनिक अंडे, ग्रेड ए मीट, ये मुर्गा युक्त शहद इत्यादि जो भी है श्रेणी बना लीजिए। उसके बाद सप्लाई क्षमता को अपने सुनिश्चित कर लीजिए। अपने कैटलॉग में उल्लेख करें कि हम रोजाना या साप्ताहिक हमारे ये स्टॉक इतना हम अपना सप्लाई ये माल उत्पाद सप्लाई कर सकते हैं, ताकि उसको लगे कि हाँ ये इतना सक्षम है सप्लाई कर रहे हैं। यानी सप्लाई क्षमता का भी उल्लेख कर लेना है। इसके अलावा सर्टिफिकेशन का भी जिक्र कर लीजिए। जैसे बहुत सारे प्रतिष्ठान ऐसे हैं या कंपनियां हैं जो क्वालिटी उत्पाद की मांग करती है, तो आप FSI लोगों या क्वालिटी रिपोर्ट के साथ अपने उत्पाद उपलब्ध कराने का ऑफर देते हैं, तो ये ज्यादा प्रभावकारी होता है। जैसे एंटीबायोटिक फ्री मीट आदि, तो लगेगा कि हाँ ये बेहतर तरीका से अपने उत्पाद को स्वच्छ तरीका से देंगे। इसके अलावा पैकेजिंग पे बात कर लेते हैं। तो देखिए आप अपने कैटलॉग में उल्लेख कर सकते हैं कि देखिए हम वैक्यूम पैक या ट्रे पैकिंग में अपने उत्पाद उपलब्ध कराएंगे, ये चीज ज्यादा आकर्षक होगा। इसके बाद आप सैंपल मार्केटिंग पर भी ध्यान रहे हैं। जैसे B2B बिजनेस में क्या होता है कि देखना ही विश्वास करना है वाला नियम काम करता है। इसके लिए आप एक टेक्निक जरूर अपनाएं। जैसे जब भी आप अपने संभावित क्लाइंट्स जैसे होटल के परचेजिंग मैनेजर या शेफ आदि से मिलें, तो अपने कुछ उत्पाद को फ्री सैंपल जरूर उपलब्ध कराएं उन्हें, ताकि वो देख सके, परख सकें। इसके अलावा आप अपने यूनिट या फर्म का दौरा करने के लिए उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं, ताकि आपके उत्पादों की गुणवत्ता और स्वच्छता को खुद देख सकें। इसके अलावा डिजिटल उपस्थिति भी बहुत जरूरी है। मौजूदा दौर में दमदार डिजिटल उपस्थिति के बिना आप कोई भी कारोबार का आशातीत विकास और विस्तार नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको कुछ अपेक्षित कदम ताल करना होगा। जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, आप अपने बिजनेस को गूगल मैप पर जरूर रजिस्टर कर लें, ताकि आप किसी उत्पाद को जब कोई सर्च करे किसी उत्पाद के बारे में, तो आपका नाम पहले दिखने लगेगा। इसके अलावा B2B जो पोर्टल्स है उस पर भी आपको अपने को रजिस्टर करना होगा। जैसे इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, उड़ान जैसे प्लेटफॉर्म है, वहां अपने कारोबार की जरूर लिस्टिंग करा लें, ताकि थोक खरीदार जो है वो आपसे सीधे संपर्क कर सके। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी यूज करें। जैसे लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सएप बिजनेस आदि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनसे भी जुड़िए और अपने उत्पाद के बारे में वहाँ जानकारी दीजिए, ताकि जो परचेजिंग मैनेजर होता है या मॉल है वो सीधे आपसे संपर्क कर सकें। एक बात और उसमें ध्यान देना होता है कि ट्रैकिंग और पेमेंट टर्म्स के बारे में बताएं, अपने जो कैटलॉग हो उसमें बताएं। जैसे देखिए B2B बिजनेस में क्या होता है कि अक्सर उत्पादों का वैल्यूम पर भी उसके मूल्य दर तय होते हैं, इसलिए आपको भी इसकी तैयारी करके संभावित ग्राहक को ऑफर देना चाहिए। जैसे आप 1 क्विंटल पर हम एक उत्पाद का ये रेट लगाते हैं, 5 क्विंटल लीजिएगा तो उससे और कम रेट लगा लेंगे, तो उसको भी लगेगा कि कारोबार करना उसके लिए भी थोड़ा आसान लग जाएगा और उसको सस्ता ही पड़ेगा। उसके लिए क्रेडिट पीरियड की बात हम लोग तैयारी कर लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे संस्थान है कि 7 से 15 दिन के लिए क्रेडिट पर सामान लेते हैं, तो इसके लिए भी आपको एक वर्किंग कैपिटल मैनेज करके रखना होगा, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको भरोसेमंद सप्लाई चेन और डिलीवरी सिस्टम को भी डेवलप करना होगा। देखिए इस कारोबारी मॉडल में क्या होता है कि जैसे कुछ उत्पाद है, जैसे दूध है, अंडे है, चिकन है, वन टाइम डिलीवरी इसमें काफी अहम होता है। इसलिए इन उत्पादों की समय सुबह डिलीवरी का प्रबंध जरूर कर लें। इसके लिए आप रेफ्रिजरेटेड वैन है या लॉजिस्टिक्स पार्टनर है, उनके आप तालमेल बना कर रखें इनसे। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि B2B कारोबार आरंभ करने के लिए इतना पूंजी तो हमारे पास उपलब्ध है नहीं, फिर पूंजी का प्रबंध कैसे किया जाए? तो देखिए इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित विविध प्रकार की अनुदान सहायता योजनाओं
और इन योजनाओं का लाभ उठाकर आसानी से कारोबार आरंभ किया जा सकता है। जैसे सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई जो है इस तरह के कारोबार उद्यमों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाएं संचालित करता है। इस तरह वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक भी विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के तहत सीधे टर्म लोन और कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराते हैं, जिनकी इसमें सरकारी सब्सिडी भी अच्छी खासी रहती है। इसी प्रकार यदि इससे संबंधित कोई प्रोसेस यूनिट लगाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन उद्यम यानी पीएमएसएमई, प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमएजीपी और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि विविध प्रकार की लाभकारी योजनाओं के अंतर्गत आकर्षक अनुदान सहायता व अपेक्षित ऋण प्राप्त कर उद्यम आराम करके बेशुमार लाभार्जन किया जा सकता है। अब आपके मन में आता होगा कि इसकी शुरुआत कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले किसी एक्सपर्ट की मदद से विस्तृत बिजनेस प्लान बनाने, जिसमें उत्पादों के चयन, लक्ष्य बाजार और वित्तीय प्लानिंग आदि शामिल होनी चाहिए। इसके बाद लक्षित पंजीकरण व लाइसेंस हासिल कर लें। उत्पादों की ससमय व गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन तथा लॉजिस्टिक्स पार्टनर से तालमेल स्थापित कर लें। अपेक्षित वित्तीय प्रबंध के उपरांत आवश्यक वाहन, उच्च कोटि के अत्याधुनिक मशीनों व उपकरणों की आदि की खरीदारी करके उनका इंस्टॉलेशन करा लें। तत्पश्चात मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की खरीदारी हेतु उत्पादकों से करार कर लें और अंत में उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग व मार्केटिंग पर पूरा ध्यान फोकस कर लें। तो उम्मीद है आपको B2B बिजनेस से संबंधित कारोबारी आइडिया के बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। यदि अभी कोई जिज्ञासा शेष रह गई हो तो आप या कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ भी आपको अपेक्षित सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। तो इसी तरह की लाभकारी कारोबारी आइडिया के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल STU बुलेटिन। फिलहाल मुझे दीजिए विदा लेने की इजाजत। नमस्ते।